मैं जर्मनी क्यों गया? मैंने कुछ कंपैरिजन किए थे और इंजीनियर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए तो ये हेवन है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं जब मगरिब में गया तो मैंने इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं थे, और जब मैं वापस आया तो मैंने मुसलमान देखे। इसका कोई जोड़ नहीं, ये पुलिस है और वहाँ पे पुलिस है। तो क्या आपकी ट्यूशन फ़ी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या आप रिकमेंड करेंगे अगर जर्मनी कोई स्टूडेंट जाना चाहता है? मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे सेटल हो, अपनी फैमिलीज़ को सेटल करें। वो ज़रा हिटलर के अंडर रहा है और रशिया के अंडर रहा है, तो वहाँ मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं कि जहाँ पे कि अगर कोई बाहर जाना चाहे तो उसको जॉब इजीली अवेलेबल होगी या वो वहाँ पे अपना करियर बना सके? उनकी मोटरवे के ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जिस तरह मैं हाइडलबर्ग गया, वो मुझे एबटाबाद जैसा लगा। एक लड़का वहाँ पर जाके स्टडीज़ के साथ साथ जॉब भी करना चाहता है, तो एक रफली एक फिगर बताएंगे कितना कमाई वो कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ इन फ़ॉरेन, और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ कि जिनको कि इमरान खान साहब कौमी हीरोज़ का दर्जा देते हैं, और क्यों ना दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला जो है वो वापस भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान के GDP का एक मेजर पोर्शन बनता है। तो इसमें आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, तो इसमें हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और आज हम पहला प्रोग्राम जो सिलसिले में कर रहे हैं, इसमें हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर महमूद साहब, जो कि जर्मनी में एक अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा गुजार के आए हैं। इनसे हम जानेंगे जर्मनी के बारे में। ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं हैदरबर्ग के नाम से, उसमें हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जर्मनी क्यों गए थे और ऑस्ट्रेलिया, UK या कनाडा दूसरे कंट्रीज़ में क्यों नहीं गए? मैं जर्मनी क्यों गया? मैंने कुछ कंपैरिजन किए थे कि जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, और जर्मनी में आपको इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेकिन इनके जर्मनी जाने के और बड़े फ़वायद हैं। नंबर 1 के टेक्नोलॉजिकल वेरी एडवांस, पूरे यूरोप में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी में है, और इंजीनियर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए तो ये हेवन है। आपको वहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। नंबर 2, वहाँ पे आपके लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट है, आपकी ट्यूशन फ़ी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे जस्ट दूसरे एक्सपेंसेस थे, लेकिन ट्यूशन फ़ी मेरी नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी। जर्मनी जब आप गए तो वहाँ पे स्टडीज़ में आपको कोई लैंग्वेज बैरियर आया? जैसे आपने कहा कि वहाँ पे इंग्लिश तो नहीं बोली जाती है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे अगर जर्मनी कोई स्टूडेंट जाना चाहता है या कोई जॉब के सिलसिले में जाना चाहता है, तो क्या उन्हें जर्मन लैंग्वेज सीख के जानी चाहिए यहाँ से? वेरी गुड पॉइंट। डेफिनेटली मैं हर स्टूडेंट को कहूँगा कि अगर उन्होंने जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो यहाँ से उसका सर्टिफिकेट या लैंग्वेज कोर्स ज़रूर करके जाएँ। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने डीलिंग करनी है लोगों से, तो आपको उधर की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर 2, आपको जॉब लेने में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो उधर का लोकल हो, तो उनको अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र करने में इजी रहते हैं वो। तो इसके ये 2 मेन फ़ायदे हैं। तो आप कौन से शहर में वहाँ पे बेस कर रहे थे? मैं था डॉर्टमुंड सिटी में, और ये आता है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब हॉलैंड से 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो उसी शहर के नाम से यूनिवर्सिटी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्टमुंड। वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे सेटल होने की कोशिश की या आपने वापस आना ही बेहतर समझा? मैंने वहाँ पे सेटल होने की ट्राई की। मैंने वहाँ पे जॉब भी की, इंटर्नशिप्स की, लेकिन फिर कुछ कंडीशंस इस तरह की थी कि मुझे वापस आना पड़ा। कुछ फैमिली मैटर्स थे। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या जो यहाँ पे हैं कि क्या उन्हें जर्मनी जाना चाहिए है बाकी UK और ऑस्ट्रेलिया और उसकी निस्बत? इस बारे में वो मिसरा कहूँगा कि है तलाश के खूब से है खूब तर कहाँ, कि मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जब आप एक हायर लेवल पे जाते हैं
तो उसको मोर इम्प्रूव करना चाहिए। मैं यही उनको कहूँगा कि वहाँ पे अपनी फील्ड की बेटर जॉब्स ढूंढें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और आपकी हायर एजुकेशन की जो तसल्ली है आपकी वहीं पे होती है कि आप अपनी एजुकेशन को वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे रह के वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये फ़ॉरेन जो हमारे लोग हैं तो ये हमारा एक सरमाया है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे सेटल हों, अपनी फैमिलीज़ को सेटल करें और उससे आगे देखें। तो जर्मनी में अगर हम, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, तो अगर एक मुसलमान वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आती हैं या क्या उसके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं कि आप क्या समझते। देखें, ज़िंदगी जो यूरोप में है या फ़ॉरेन में है या परदेश में है, इट्स एन एक्सपीरियंस। आप इसको एंजॉय करेंगे कि आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं, वहाँ पे आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और फिर आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। बाय द वे वहाँ पे सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी जो है वो टर्किश है, जो कि मुस्लिम है। और जिस तरह हम रमज़ान के अंदर अफ्तार हम वहाँ पे मॉस्क मस्जिदों में करते थे, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होती है, उनसे मिलने का मौका मिलता है। और मुझे एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे कोई डर है या खौफ है। तासुब का, रेसिज्म का भी कोई वाक़या कभी पेश नहीं आया? जितना मीडिया बताता है इतना नहीं है। हमें इक्का दुक्का कोई केसेस पता लगते थे कि जिस तरह ईस्टर्न साइड पे जर्मनी की वो ज़रा हिटलर के अंडर रहा है और रशिया के अंडर रहा है, तो वहाँ पे कोई केसेस पता लगते थे कि वहाँ पे लोग तासुब के मारे हुए हैं। लेकिन मैं वेस्ट वाली साइड पे था, ये रहा है अमेरिका के अंडर। यहाँ पे लोग वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी वेलकमिंग टू फॉरेनर्स। वो एक्सचेंज करते हैं और मिलते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं कि जहाँ पे कि अगर कोई बाहर जाना चाहे तो उसको जॉब इजीली अवेलेबल होगी या वो वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं? और जर्मनी की सबसे मेजर और सबसे फेमस इंडस्ट्री उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। कार्स लाइक मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, वॉक्सवैगन, ये उनकी पूरी दुनिया में फ़ेमस है, क्वालिटी वाइज भी और टेक्नोलॉजी के वाइज भी। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो आप डेफिनेटली इनको टारगेट करेंगे। इसके अलावा उनकी केमिकल इंडस्ट्री पूरे यूरोप में मशहूर है। फॉर एग्जांपल BASF, बायर। अगर आप केमिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं या केमिकल इंजीनियर हैं तो आप इनको टारगेट करेंगे। तो जर्मनी इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टेट, आपको वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे बहुत हाई हैं। इनकम का क्या कंपैरिजन है पाकिस्तान के निस्बत कि अगर एक लड़का वहाँ पर जाके स्टडीज़ के साथ साथ जॉब भी करना चाहता है तो एक रफली एक फ़िगर बताएंगे कितना कमाई वो कर सकता है, या अपना ख़र्चा वहाँ का कम से कम बर्दाश्त कर सकता है या पीछे वालों को भी पाल सकता है? देखिए, स्टडीज़ के साथ साथ काम जो करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे सिर्फ वीकेंड के ऊपर जॉब थी मेरी, कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था और वो सैटरडे संडे, और बाकी के दिनों में मैं अपनी यूनिवर्सिटी अटेंड करता था और लेक्चर्स वगैरह करता था, काम करता था। तो वहाँ पे बंदा एक हैंडसम अमाउंट बना लेता है जिसमें आपके वहाँ के खर्चे पूरे हो जाते हैं। अगर आप ये कहें कि जी घर भी भेज सकते हैं तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कुछ मेरे क्लास फेलोज़ थे जो कि ज़्यादा देर काम करते थे, लेकिन फिर उनकी स्टडीज़ बड़ी इफ़ेक्ट हुई, तो कईयों को ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते करते। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडीज़ के बाद, कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते ही वहाँ पे आपको जो जॉब मिलेगी वो आपके पीछे वाले सारे जो टफ़ टाइम है उनका खमियाजा वो कर लेगी। चलें, अब एजुकेशन और ये करियर के हवाले से हट के ज़रा जर्मनी के बारे में वैसे इन जनरल बात करते हैं कि जर्मनी को आपने कैसा मुल्क पाया, वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स किस तरह के हैं, वहाँ की लोकल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कौन सी गेम्स वो खेलना पसंद करते हैं, क्या ज़ौक़ रखते हैं वो लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जर्मन कौम जो है वो फ़ुटबॉल के लिए पागल है, ठीक है, और मतलब दे आर क्रेज़ी। हर स्टेट की, जैसा मैंने आपको बताया 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स की 52 टीम्स हैं, और उनके आपस के अंदर जो कंपटीशन होता है बुंडेसलीगा उसका नाम है, और 2014 का वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो फुटबॉल इज़ देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। उसके अलावा
एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि उनकी मोटरवे के ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। अच्छा। और पूरे यूरोप से बल्कि दूर और भी मुल्कों से लोग स्पेशल जर्मनी इसलिए जाते हैं कि वो अपनी स्पीड लिमिट टेस्ट कर सकें। हमारे तो यहाँ 120 पे चलाना हो जाता है। जी जनाब, यहाँ पे हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग 200 तक आराम से जाते हैं। अच्छा। कि उन्होंने अपनी रोड्स की कंस्ट्रक्शन ऐसे की हुई है कि वहाँ पे आपकी गाड़ी ना स्लिप होती है और एक्सीडेंट तो बहुत कम ही हमने देखे हैं वहाँ पे। तो एक ये उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे उनकी मोटर पे कोई स्पीड लिमिट नहीं। नंबर 3, दे आर वेरी कल्चरल पीपल। वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और अपनी ओल्ड वैल्यूज़ को नहीं भूले। और नंबर 3, साइट सीइंग उन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पुराने कैसल्स हैं, किले हैं, और मतलब माउंटेनियर एरिया है। तो आप एज़ कम्पेयर टू, जिस तरह मैं हाइडलबर्ग गया, वो मुझे एबटाबाद जैसा लगा। अच्छा। लेकिन एबटाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस जैसा कंपेयर कर लें। और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वहाँ पे एक दरिया था, उसका एक किनारा था, और दरिया के किनारा जो था उसका नाम उन्होंने एक अल्लामा इकबाल के नाम पे रखा हुआ था। और नीचे लिखा हुआ था कि इस्लामिक फ़िलासफ़र एंड पोइट। तो वो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ जाके कि तो वो किस निस्बत से उन्होंने उसका नाम जो है वो अल्लामा इकबाल के ऊपर रखा हुआ? अल्लामा इकबाल ने भी अपनी स्टडीज़ के दौरान वो जर्मनी गए थे। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने जो स्टडीज़ कंटिन्यू की, तो उस बेस पे उनकी मतलब जो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, उस बेस पे उनको जो उधर ख़िताब देने के लिए या नवाजने के लिए उन्होंने उस किनारे का नाम ही इकबाल उफ़र रख दिया। ये तो हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है। पर आपने कानून को कैसा पाया, वहाँ की पुलिस के बारे में, और वहाँ पे जो अगर कोई लोगों में लड़ाई हो या झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, तो वो किस तरह हल होता है? कानून की क्या वहाँ पे गिरफ्त है? पुलिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म की पुलिस है और उनके 3 डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं। मतलब अगर कोई जिस तरह मिसिंग थिंग्स हैं तो वो उसके लिए एक लहदा है जो सिटी के अंदर चक्कर लगाती है। किसी की आपकी लॉस्ट प्रॉपर्टी है तो वो उनके केयर करती है। एक वो होती है जो कि लोकल दंगा फसाद को रोकती है, कि कई मरता होता है कि फ़ुटबॉल मैचेस के बाद जो लोग बड़े हाई हुए होते हैं इमोशंस में, तो वो लड़ाई के लिए एक दूसरे को कसते हैं, उनको डिसिप्लिन करने के लिए होती है। वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में होती है। एक वो होती है कि जो जलसे जुलूस और मार धाड़ वाले प्रोग्राम होते हैं सियासी, या उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्स होती है। वो ब्लैक ड्रेसेस में होते हैं, वो जस्ट लाइक कमांडोज़ होते हैं। तो ये 3 किस्म की पुलिस मैंने वहाँ देखी है। लेकिन पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस है, इसका कोई जोड़ नहीं। ये पुलिस है। अच्छा। और वहाँ पे पुलिस है। तो क्या डिफरेंस है अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें कि पंजाब का आपने पुलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वहाँ के लिए आपने पुलिस का, तो ये क्या डिफरेंस है? जो पंजाब पुलिस है ना, इनके पास पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है। ये चोर को चोरी से पहले पकड़ लेते हैं और हाथी भी मान रहा होता है कि जनाब मैं चूहा हूँ। तो लेकिन वहाँ पे बड़ी डिसिप्लिन है, बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की हुई है। पूरे सिटी के अंदर सर्विलेंस होती है और बहुत अमन है वहाँ पे। आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं इनकी कोई वायलेशन नहीं है। ठीक। और इसके अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से आप बात करें, इनके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके इर्द गिर्द? सबसे पहले व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक जर्मनी का वीज़ा है, स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, तो आपके लिए पूरा यूरोप ओपन है। इसको शेंजन वीज़ा कहते हैं। तो आपके लिए पूरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करना इजी होता है। उसी वीज़े पे आप विज़िट कर सकते हैं। जर्मनी के जो नेबर्स हैं उसमें फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है। ये वेस्ट साइड पे आ जाते हैं। साउथ साइड पे स्विट्ज़रलैंड आ जाता है और ईस्टर्न साइड पे पोलैंड और चेक रिपब्लिक आ जाते हैं और नॉर्थ साइड पे डेनमार्क आ जाता है। और जो लोग हैं वो इजीली, मतलब पोलिश लोग मुझे बहुत मिले हैं, वो वहाँ पे जॉब्स करते हैं और छुट्टियों में फिर वापस पोलैंड जाते हैं अपने घरों पे। इसी तरह हॉलैंड मैंने मतलब उसी वीज़े पे मैंने ट्रैवल किया इन सारे कंट्रीज़ के अंदर। तो ये मतलब कि एक बड़ा अट्रैक्शन है। तो पाकिस्तान इंडिया वाले हालात तो नहीं है, बॉर्डर के ऊपर टेंशन और ये और वो, या इजीली आपस में एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुकात किस तरह के हैं? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी शायद अलग भी हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अभी भी आपको असरात वहाँ पे नज़र आते हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था?
एक्चुअली वो सिविलाइज्ड हो गए, उन्होंने अपनी एजुकेशन और तरबियत कर ली है, और उन्होंने वो पुरानी सारी चीज़ें जो लड़ के अपना नुकसान किया उनके ऊपर ओवरकम कर लिया। अब वो ऐसे ही है जैसे कि मैं पंजाब से निकल के सिंध में जाता हूँ, इसी तरह वो जर्मनी से निकल के फ्रांस जाते हैं, या फ्रांस वाले जर्मनी आते हैं, उनकी टीमें आती हैं, उनके मैचेस होते हैं, और उनकी करेंसी भी सेम है, वो ट्रेड भी यूरो में करते हैं, तो वो मतलब कि एक और लेवल पे चले गए हैं। हमारे ये अभी बहुत टाइम लगेगा, और उसकी बेसिक वजह जो मुझे समझ आई वो एजुकेशन है, कि अगर हम एजुकेशन में एक्सेलरेट करें तो ये हमारे अंदर एक शऊर आ जाएगा कि जब हम इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। और इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग बात जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा वाक़या जो आपको जिसने पाकिस्तान की याद दिलाई हो, या आपको लगा होगा यार अगर यही वाक़या मेरे साथ पाकिस्तान में पेश आता तो ये बिल्कुल इसके उल्ट होता, कोई इस तरह का कोई वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एक वाक़या तो नहीं, कई वाक़यात हैं, लेकिन मैं उसकी समरी कर देता हूँ कि हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक मरतबा ज़रूर पाकिस्तान से निकल के किसी ऐसे कंट्री में जाए कि डिफरेंट कल्चर देखें। मैंने वहाँ पे इंसानियत की कदर देखी। सुना हुआ था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं जब मगरिब में गया तो मैंने इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं थे, और जब मैं वापस आया तो मैंने मुसलमान देखे और इस्लाम नहीं था। ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे झूठ, धोखा और फ़रेब नहीं है। जो चीज़ आप एक लाहौर में ख़रीदेंगे ना, वही चीज़ अगर आप कराची से जाके ख़रीदेंगे तो सेम प्राइस है। और जिस तरह वो अपने लोकल बंदों को डील करते हैं मेडिसिन में और मतलब कोर्ट्स में, हर जगह पे वही रूल जो है फॉरेनर्स के लिए है। कि मुझे एक मरतबा हॉस्पिटल मेरी कुछ ट्रीटमेंट थी, मेरा छोटा सा ऑपरेशन था, तो जिस बेड पे मैं लेटा था साथ ही वाले बेड पे एक पोलिश बंदा था और उसके साथ वाले बेड पे एक जर्मन था, तो मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। तो ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाहर जाना चाहिए और जिससे विजन बढ़ता है, और वो लोग जब वापस आएंगे तो हमें अपग्रेड करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड हेल्प कर सकते हैं। तो अपने चैनल के बारे में बताएं, सुना है आप एक चैनल भी रन कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या पर्पज़ है, और उसका नाम जो आपने रखा हुआ है हैदरबर्ग, वो कहाँ से इंस्पिरेशन लिया आपने? हैदरबर्ग का नाम मैंने हाइडलबर्ग से ही रखा था, क्योंकि वहाँ पे मेरी यादें वो बसता हैं कि मैंने देखा कि अल्लामा इकबाल को उन्होंने ऑनर किया हुआ, और अल्लामा इकबाल हमारे लिए कितनी बड़ी हस्ती हैं, तो उनकी याद में मैंने फिर हैदरबर्ग लिख दिया। और इस चैनल का मकसद भी यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है इनको इस्लामिक साइंटिस्ट या मुस्लिम साइंटिस्ट या इस्लामिक इन्वेंशंस के बारे में बताया जाए, और इस्लाम को साइंटिफिकली देखा जाए कि ये हमें क्या सबक देता है। कि इस्लाम हमें कहता है कि गौर करो, देखो इसमें निशानियां हैं देखने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए। तो मैं इसको एक छोटी सी काविश है कि मैं इसको यंग जनरेशन में फैला सकूं। चलें, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं कि आपका चैनल जो है वो कामयाब हो, और आप इसी तरह जो है अच्छी अच्छी बातें जो आप बाहर से सीख के आए हैं वो लोगों को बताते रहें। तो जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे हैदर साहब का मौक़िफ़। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आगे भी मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम डिफरेंट मुल्कों में रहने वाले लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।